जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। खास बात में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ में बोध गया के भंते जी हर्ष बोधी जी महास्थविर है और हम खास करके आज बात करेंगे महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। सालों से ये लड़ाई चल रही है मगर आज तक जो है महाबोधि महाविहार को मुक्ति नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2012 में जो है भंते आर्य नागार्जुन सुसाई जी ने दायर किया था, जिसके लिए है 29 जुलाई जो है एक तारीख तय की गई थी, मगर 29 जुलाई को भी कोई फैसला नहीं आया है। उसके बाद में 5 अगस्त को जो है वो हियरिंग होगा, ऐसा तमाम देशवासियों को लग रहा था, लेकिन 5 तारीख को भी कोई यहाँ पर हियरिंग नहीं हुआ। अब आगे की लड़ाई जो है क्या कैसी चलेगी। मैं और एक बात ये भी कहूँगा कि तमाम देश के बौद्ध ने एक होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, मगर ऐसा होते नहीं दिख रहा है। इसका भी कोई असर इसके ऊपर में जो निर्णय के ऊपर में पड़ सकता है। सरकार भी इसके ऊपर में नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरे साथ में भदंत हर्ष बोधी महास्थविर है। भंते जी, आपका WH न्यूज में स्वागत है नागपुर में। बिल्कुल, WH न्यूज का मैं धन्यवाद देता हूँ और जितने भी दर्शक हैं उनको मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। भंते जी, खास करके ये बताइए, BT एक्ट जो है, BT एक्ट 1949 का जो कानून जो है, ये क्या है, ये थोड़ा समझाइए खास करके, क्योंकि सालों से जो ये मांग होती आ रही कि BT एक्ट निरस्त करे, तो ये सरकार इसके ऊपर में ध्यान नहीं, क्यों, ऐसा क्या है ये कानून में? देखिए, आपने जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा है उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है 1891 में अनागारिक धम्मपाल जी जो है श्रीलंका से, वो आए थे। उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, संघर्ष किया, कानून के माध्यम से भी फाइटिंग की। बिल्कुल। और ये बौद्धों को पूरी तरह से सौंपना चाहिए, इसलिए आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था। यहाँ तक वो कई देश के लोगों को उन्होंने पत्र लिखा था कि भाई तमाम देश विदेश के बौद्ध जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, तो ये बौद्धों का, विश्व के बौद्धों का एक आस्था का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है। तो यही बौद्ध विहार हिंदुओं के कब्जे में है, तो उसको छुटकारा पाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, इस तरह से आह्वान किया था। ये संघर्ष तो चलता रहा और जब डॉक्टर देश के राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ बिहार में, तो उस वक्त नेहरू भी थे। मुझे लगता है अनागारिक धम्मपाल गांधी जी को भी मिले, गांधी जी को भी निवेदन दिया था। अच्छा, कि हमारा बौद्धों का विहार हमको दीजिए। तो गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि देखिए, हम देश की आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और देश आजाद अगर होता है तो निश्चित रूप से तुम्हारा विहार तुमको दिया जाएगा। मतलब ये बात सारी जो है आजादी के पहले की, हाँ, आजादी के पहले की। तो बाद में जब वहाँ जो घमंडगिरी नाम का सन्यासी था, तो उन्हीं को पूजा पाठ के लिए रखा था। अच्छा। और जब उनको बाहर बर्मा के लोग आते थे, तो बर्मा के लोग उस वक्त सोने के पत्ते चढ़ाते थे। बर्मा में सोना है ना, सोने के पत्ते चढ़ा, तो आए दिखी, तो घमंडगिरी ने ये अपना कब्जा कर लिया। तो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, एक समिति गठित की, और समिति गठन करके ये 1949 का एक्ट चालू किया, ये कांग्रेस के जमाने में। मतलब संविधान बनने के पहले ही ये कमेटी गई, 1949 का एक कानून लागू किया। हाँ। संविधान के पहले का कानून है। तो ये एक्ट तो वैसे ही संविधान जिस दिन से लागू हुआ सॉरी, उस दिन से तो खत्म होना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि आर्टिकल 13 में प्रावधान है कि जितने भी पुराने कानून है वो निरस्त होना चाहिए। यहाँ तक की बात आई
अनागारिक का आंदोलन समाप्त होने के बाद 88 में आपके महाराष्ट्र के गिट्टी खदान के बनते डी संघ रक्षित अच्छा महाथेरों ने आंदोलन शुरू किया। अच्छा, आपको मतलब सच्चाई बता रहा हूँ। ये अनागारिक धम्मपल के के बाद बाद ये तो नाम तो आज बता रही है आप। महाराष्ट्र के जो डी संघ रक्षित महास्थविर थे उन्होंने 88 में आंदोलन शुरू किया और 88 में वो गए और वहां के पंडों से मारपीट की। अच्छा, वहां पर भी उस वहां वक्त पर भी बोध हुआ? गया मैं उसका गवाह हूँ। वो मारपीट की, मारपीट करने के बाद पुलिस प्रशासन ने उनको अंदर किया। अच्छा, और वो जेल में रहे 88 में। जब ये पेपर में खबर छपी, खबर छपने के बाद ऑल इंडिया वो रेडियो रहता था तो न्यूज पर आया कि महाराष्ट्र के कुछ भिक्षुओं को अरेस्ट किया। तो गवई साहब भी दीक्षा भूमि पर ये थे अध्यक्ष, और उस वक्त भैयाजी खैरकर भी थे। तो ये जैसी खबर आई तो हमने बहुत भिक्षु अंदर हुए, तो ये पट गए और वहां पर बंती जी को छुड़ा के लाए। ये फिर 89 तक ये आंदोलन बनते डी संघ के नेतृत्व में चला। अच्छा, और उसके बाद में 92 में बनते ससाई जी ने 30,000 रुपए में उससे आंदोलन खरीद लिया। ये कैसा हो सकता बनते जी? 30,000 रुपए डी संघ रक्षित को दिया कि तुम ये मत चलाओ, मैं आंदोलन मैं चलाऊंगा। और फिर 92 में, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं उसका गवाह हूं ना, तो 92 में अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना हुई। अच्छा, 92 में उसका अध्यक्ष कौन रहे? अध्यक्ष ससाई बंती जी बने और उनके ही अध्यक्षता में 1949 का याक निरस्त करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। वो तो बहुत बड़ा आंदोलन चला। तो ये टप्पा में ये आंदोलन इतना चला, उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन गांव-गांव जिला जिला जाकर गाड़ी से प्रचार करते घूमते हुए 5 लोगों से मैंने 5 लाख तक आंदोलन देखा बोधगया में। लाखों की संख्या में आंदोलन में लोग जुड़े थे। केंद्र सरकार, बिहार सरकार के विरुद्ध में धरने प्रदर्शन हुए, 18 महीने तक आंदोलन हुआ। लेकिन 92 में लालू प्रसाद जी की सरकार थी, वो स्वयं मुख्यमंत्री थे। तो लालू प्रसाद को प्रभाव पड़ा आंदोलन का, उनको लगा कि आंदोलन तो तेज होते जा रहा है, बिल्कुल मेरा क्या होगा। तो लालू प्रसाद जी ने बनते ससाई जी को, बनते आनंद को, बनते ज्ञानेश्वर जी को, बनते प्रज्ञाशील को, इनको बुलाया और कहा कि आप लोग कमेटी में आ जाओ। अच्छा, कमेटी को ऑफर दे दिया, जो अभी कमेटी है 1949 का जो एक्ट रद्द करने के लिए आंदोलन चल रहा था, तो इनको ऑफर दिया कि कमेटी में आओ और कमेटी में बैठकर आप आंदोलन करो। उसमें भंते ससाई एग्री हुए, उसमें ज्ञानेश्वर भंते जी एग्री हुए, उसमें आनंद भंते जी एग्री हुए, और भंते प्रज्ञाशील जो वर्तमान में आकाश लामा के साथ जो आंदोलन पर बैठा है, वो 6 साल तक सेक्रेटरी रहा। अच्छा, 6 साल तक प्रज्ञाशील मांग किंग बनते आनंद, मैं बता रहा हूँ, मांग किंग चीफ हो रहा, सुपरिटेंडेंट हो रहा, सचिव हो रहा है। आनंद भंते जी भी मेंबर रहे, ज्ञानेश्वर भंते जी भी मेंबर रहे, और ससाई भंते जी भी मेंबर रहे। जब मेरा मानना था उस वक्त, मैंने कहा था मैं तो एक छोटा सा भिक्षु उस वक्त, अच्छा ज्यादा छोटे पे होंगे, मतलब छोटा भी था, ज्यादा इतना प्रभाव भी नहीं था, फिर भी मैंने बोला था कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी में आप लोग जा रहे हैं तो आंदोलन खत्म होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, भंते प्रज्ञाशील को सचिव होने के बाद भंते ससाई जी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया था। अब एक बात बताओ, अल्पसंख्यक सदस्य होने के बाद, गवर्नमेंट का आदमी होने के बाद वो आंदोलन चलाएगा? जब सदस्य बने तो उन्होंने तो पुरजोर से वहां पे अपनी बात रखे होंगे ना। कोई 3 साल तक कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ना उनको ABCD आती है, ना उनको नॉलेज है बुद्धों का, केवल कुर्सी पर बैठे रहे और आंदोलन तोड़ने की साजिश हुई है, और आंदोलन टूट भी गया है 92 का। अब एक बात बताओ, इतने पैमाने पर आंदोलन चला, अब बताओ मत, मैं गवाह हूं। और फिर इतना ही नहीं,
तो उन्होंने राजीनामा दिया और राजीनामा देने के बाद भंते आनंद जी को ये जवाबदारी सौंप दी, अच्छा, महाबोधि महाविहार की। तो आनंद जी के नेतृत्व में मैं नेशनल चीफ सेक्रेटरी रहा, प्रज्ञाशील, हम सब एक ही थे। तो मैंने पूरे महाराष्ट्र में अधिवेशन लिए, पूरे महाराष्ट्र में जन जागृति की। लेकिन मैंने जब देखा कि आंदोलन का परिणाम कुछ भी नहीं हो रहा है, सरकार पर दबाव नहीं आ रहा है। उस बीच में मैं भुसावल में भी रहता था, तो उस वक्त मुझे सरकारी वकील उज्जवल निकम का नाम आपने सुना होगा, तो उनसे मिला और उनसे मिलने के बाद बोला कि सर ये जो आंदोलन है, अगर मान के चलो न्यायपालिका से अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो क्या आप लोग इसके लिए मदद करेंगे? तो उन्होंने उस वक्त बोला था, बंते जी आप संविधान पढ़ते हैं? तो उस वक्त तो कुछ इतना जानकारी नहीं थी, तो संविधान में आर्टिकल 25 बताया और सभी धर्म के ये किया। अच्छा। तो बोले ये आंदोलन जिस दिन 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे ओरिजिनल बुद्धिस्ट, तो फिर आगे की कार्रवाई हो सकती है। अब एक इसके पूर्व बताता हूँ, जब भंते ससाई जी ने क्या किया, 92 में आंदोलन हुआ तो 93 में ये याचिका डाली। आपको किसी को मालूम नहीं ये बात, 93 में याचिका डाली और वो 6 महीने के बाद विड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब एक बात सुनिए, और फिर माइनॉरिटी का सदस्य होने के बाद वो फिर दोबारा नहीं बने और दोबारा नहीं बनने के बाद उनको कोई पर्याय नहीं रहा। अब समझ रहे ना, अब दूसरा पर्याय नहीं रहा, तो जब लॉर्ड बुद्धा भंते आनंद जी के माध्यम से आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में, ठीक है ना, अब आंदोलन शुरू हुआ तो भंते ससाई जी भी बैठा। उस वक्त मैं ससाई जी को जाकर मिला, बोले कि सरस्वती मेरा का आ जाओ। मैंने बोला तुम्हारे दोनों के वजह से हमारे जैसे तरुण भिक्षु का जिंदगी बर्बाद हो रही। आप एक तरफ बैठे, आप 93 में आंदोलन पिटीशन डाला, अभी 2013 में उसी वक्त भंते ससाई जी का, उसके बाद में फिर भंते जी ने 2012 में पिटीशन दायर किया। 2013 का है, 12 का, हाँ पिटीशन है। हाँ। तो फिर 93 का पिटीशन क्यों विड्रॉ किया? बरोबर है। तो 2012 का पिटीशन डालने के बाद ये चलता रहा। अभी वर्तमान में आकाश लामा के माध्यम से बुद्ध गया में जो प्रोटेक्ट हुआ, उस वजह से आंदोलन फिर तेज हुआ था। लोगों में एक उग्र भूमिका आई, पूरे देश का समर्थन मिला। लेकिन इन लोगों ने, प्रज्ञाशील ने और आकाश लामा ने जो आंदोलन कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये आंदोलन स्वार्थ के लिए था, अपने प्रतिष्ठा के लिए था, चंदे और धंधे के लिए था, इसलिए ये लोग अनसक्सेस रहे। अगर मेरा मानना है, अभी कोई भी आंदोलन करे या जितने भी लोग अलग अलग ग्रुप हुए हैं, 3-4 गुटों में भाग गए आंदोलन। 4 गुटों में कौन से गुट है? एक सुमित रत्न का ग्रुप हुआ है, अच्छा, एक राजेंद्र पाल गौतम के राहुल का हुआ है, एक आकाश लामा का है, अभी चौथा विनय चारा जी का हो जाएगा, 5वां भारतीय बौद्ध महासभा का भी हो सकता है। अलग अलग संगठन के लोग महाबोधि महावीर को मांग रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप बौद्ध विहार चाहते हैं ना, हाँ बिल्कुल, अगर शुद्ध मन से, पवित्र मन से, निर्मल मन से अगर तुम एक जगह बैठेंगे और महाबोधि महाविहार का ही उद्देश्य रखेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है संगठन बनाकर महाबोधि विहार की लड़ाई लड़ी जा सकती है 3 भाग में। पहला कि 1949 का एक्ट था, तो ये राजनीतिक मुद्दा है, तो राजनीतिक मुद्दा है तो राजनीतिक प्रेशर डालने के लिए कमेटी बनाना चाहिए। दूसरा कि आंदोलन तेज करना है, जन जागृति करना है, तो आंदोलन की लीडरशिप और 1949 का एक्ट और आंदोलन के जितने भी प्रावधान है, सेक्शन 3, सेक्शन क्लोज 3 में क्या है, कौन सा प्रावधान है, इसकी जानकारी लोगों को देनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि न्यायपालिका बाबा साहब ने दी, तो न्यायपालिका के ऊपर वकील लोगों की, कच्चे वकील लोगों की, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है और उसके सामने जैसे कांग्रेस के वकील सिब्बल है, ऐसे बड़े बड़े नाम का वकील खड़े रहे, तो वो भी सोचते हैं कि क्या किया जाए। ऐसे वकीलों की टीम बनानी चाहिए। मुझे लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है, तीनों तरफ से, सड़क की भी लड़ाई और कानूनी लड़ाई, कानून की लड़ाई और राजनीतिक भी लड़ाई, और इसके लिए राष्ट्रीय कोर कमेटी बनानी चाहिए जो निस्वार्थ हो, चंदे दिन धंधे के लिए नहीं हो। ये मुझे लगता है अभी तो सरकार इसलिए संज्ञान में नहीं ले ली आंदोलनकारियों की बात। ये ग्रुप इधर हुआ, एक ग्रुप उधर हुआ, एक ग्रुप उधर हुआ, एक ग्रुप उधर हुआ, सभाएं होगी, लोग आएंगे।
अभी आंदोलन के नाम से लोगों में कंफ्यूजन हुआ। आकाश लामा की तरफ से जाए, विनय चारक की तरफ से जाए कि सुमित रत्न के जाए। देखा ना, हर जगह पे जो आंदोलन हो रहे, टुकड़े टुकड़े में हो रहे, तो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पैसा देंगे, तो ये समस्या हल होने के लिए मैंने अपने दिमाग में पॉइंट किया है, ये मुद्दा है बौद्धों का। बिल्कुल। और ये जो बुद्ध संवैधानिक बौद्ध है, कोई इस बात को हल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग बाबा साहब की दी हुई, जो बाबा साहब ने बोला कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा, तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी, वो 22 प्रतिज्ञा की कुछ प्रतिज्ञा सुप्रीम कोर्ट में याचिका में लाकर हमको फाइट करना चाहिए। वो सप्तपंथी को मानते हैं, हम बाबा साहब ने कहा कि मैं राम कृष्ण देव ईश्वर मानूंगा नहीं, तो बाबा साहब का धर्मांतर वैलिड है कि नहीं? तो बाबा साहब ने ये कहा, मेरे लोगों का ये सोच था बाबा साहब का कि मेरे ये करने के बाद ये लोग इस तरह से जाएंगे। अभी वर्तमान में क्या, ससाई जी धर्मांतर कर रहे हैं, अनेक लोग धर्मांतर कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। दीक्षा देने का कार्यक्रम चालू होना चाहिए, लेकिन जो दीक्षा ले रहे हैं उसको संविधान में लाने का कुछ प्रावधान किया आपने? बिल्कुल, अगर जरूरी है। अगर वो नहीं होता, अगर होता तो जनगणना बढ़ती। वो नहीं हुआ इसलिए जनगणना बुद्धों की कम है ना, सेशंस बोर्ड देखिए ना। तो इसलिए हम लोग अभी सोच रहे, भीमसेना हमारा एक संघ ये है पार्टी, और प्रबुद्ध भारत का निर्माण हम लोग चाह रहे हैं, और उसी के माध्यम से प्रबुद्ध भारत चाहते तो भिक्षु की जरूरत है, बुद्ध समाज की जरूरत है, और संविधान में आर्टिकल 25(2) में जो हिंदू के अंतर्गत है, उसको पहले हम लोग हिंदू से पृथक पहचान करने के लिए पहले हम लोग याचिका डालेंगे, जैसे सिखों ने किया है। तो हमारे समाज के लोग बेसिक लड़ाई नहीं लड़ रहे, अच्छा, हवा में तीर मार रहे। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं हवा में तीर मार रहे। अभी खड़गे साहब ने बुद्ध गया की बात की, रामदास अठावले जी ने की, सवरसिया ने की, हंडोरे ने की, कुशवाहा ने की, चंद्रशेखर आजाद ने की। बात तो सभी कर बात सब कर रहे हैं, लेकिन सामने आ रहे क्या अपने पार्टी के मैन्युफैक्चर में अपना प्रस्ताव करके किया क्या, ठहराव किया क्या? ये लोगों की सहानुभूति। अभी बिहार का चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसे समय में वहां पे जो पार्टी है, विपक्षी पार्टियां जो है, वो मैनिफेस्टो में उन्होंने ये मुद्दा लाना चाहिए, इसके लिए भी कुछ कोशिश करेंगे। मैंने बोला जो भी लोग नेता, आमदार, खासदार लोग आ रहे हैं, जैसे सतीश दास है आरजेडी से, मैंने बोला कि सतीश दास जी, क्या आपने लालू से उनका लड़का जो है ना, तेजस्वी, उनसे लिख कर लिया है, मैं पारित हुआ है कि सपोर्ट करो? आप अकेले आ रहे हैं। मैं राजेंद्र पाल गौतम को बोला, कांग्रेस, आप तो पहले आम में थे, आप अभी कांग्रेस में गए, तो क्या कांग्रेस से ठहराव पारित है? और कांग्रेस ने ही तो ये 1949 का एक्ट बनाया है, वो अपने अधिवेशन में। इतने साल तक की सरकार थी, तो क्यों नहीं वो मौका हुआ क्या? तो अभी तक राजेंद्र पाल गौतम ने सिब्बल जैसे वकील को खड़ा करना चाहिए बोल के, लेकिन हो ना, लोगों की सहानुभूति लेने के लोग हवा में उड़ा रहे। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं ना हिंदू जो है ना नव बौद्ध है, इसको अभी मैं बोलूंगा कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, ये संवैधानिक बुद्धों का काम है, और ये संवैधानिक बुद्ध ही बुद्ध विहार का फाइटिंग करेंगे। अब हम लोग बहुत जल्दी सोच रहे। अभी मैं ये बोलता रहा हूँ कि अभी जो आंदोलन की दिशा है पूरा दिशाहीन है, बिल्कुल पूरी दिशाहीन है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अभी जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, आकाश लामा को, सबको तो वही लग रहा है कि हम लड़ रहे तो हम महाबोधि महावीर मुक्त करेंगे। पिछले बार में हमने ये भी सुना है कि आकाश लामा भी बता रहे थे कि बस अभी 90% हम लड़ाई जीत चुके हैं, 10% बाकी है। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि 90% लड़ाई बाकी है, 10% भी जीत चुके, ऐसा ही लग रहा है। मैं आपको खौसे जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जवाबदार व्यक्ति होने के बात बोल रहा हूँ। आकाश लामा ने, प्रज्ञाशील ने, ससाई बंती जी ने, आनंद बंती जी ने, विनय चारा ने, ये मीडिया वालों ने नागपुर में डिबेट करना चाहिए। हाँ, मैं तो आकाश लामा को मानता था कि, लेकिन इतना झूठ। अभी ये कोर्ट के सामने जा रहे, वकील दिखा रहे, हमारी केस ये हो रही। मेरा कहने का मतलब वही है, हम आंदोलन भी टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। जब कोर्ट का निर्णय आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में हम देखते हैं कि आकाश लामा की टीम अलग बात कर रही है, विनाचार्य की टीम अलग बात कर रही है। मतलब एक साथ आकर ये बात क्यों नहीं करते? मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जवाबदार व्यक्ति होने के नाते, कि ये लोगों को ABCD का ज्ञान नहीं है आंदोलन के।
मैं जितना करीब से मेरे पास कागज पत्र है, ITI 2005 का माहिती का अधिकार लगाकर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाले हैं, अलमारी भरी हुई होंगी। आपने सुना होगा प्रियपाल भंती जी का नाम, उनके साथ काम किए हैं हमने। अभी ये जो कर रहे हैं, अभी बीच में सूर्यकांत कुमारे ने याचिका डाला था, उन्होंने पता नहीं, मैंने बोला था भत्ते ससाई जी के पिटीशन को ही आप ज्वाइन हो जाओ, सेपरेट करना नहीं। तो अगर उन्होंने सेपरेट किया, अब सेपरेट करने के बाद तो जो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया कि आप नीचे से आओ, अब आकाश लामा कह रहा कि हमारा पिटीशन है। ये केवल 2012 का जो ससाई जी का पिटीशन है वो भी अभी तक पड़ा था। अभी ये शैलेश नारायण जी अपने नागपुर के एडवोकेट है, उनको लगा, उन्होंने कुछ एडमी की और सामने आई। वकील लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे, हम कह रहे हैं ना, लेकिन आप अब तारीख पर तारीख, मुझे लगता है कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आप 125 केस नंबर था 29 जुलाई को। CJI गवाई साहब के ऊपर में है भरोसा? हाँ, थोड़ा हमारे बहुत अभी वर्तमान में जिन्होंने जो काम कर रहे हैं तो मेरा उसको भरोसा है। और उनके पिताजी बुद्ध गया जिला के बिहार भी राज्यपाल रहे, तो कुछ नहीं कर सके। उसकी उम्मीद थी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं भुसावल में था, साहब राज्यपाल थे बिहार के, उनको मैंने बुलाया पहले, बोले भंती जी 50,000 लोग खड़ा कर दो, 1 लाख लोग खड़ा किया भुसावल में और सत्कार किया। और उनको बोला था गवई साहब ये सुनहरा अवसर है, अगर आप बुद्ध को देते हैं तो स्वर्ण अक्षर में नाम लिखा जाएगा। अभी भी गवई साहब को वही बात, ये सारा का सारा अभी गवई साहब पर इसलिए विश्वास हो रहा कि उन्होंने अभी जो SC ST OBC के लिए वकील लोगों के लिए और जो जिस तरह से बयानबाजी दे रहे, स्टेटमेंट कर रहे, उससे लगता है कि उसके अगर बेंच पर जाती है तो निश्चित रूप से वो निस्वार्थी भाव से बुद्ध गया का माँ बोध विहार बुद्ध को सौंप सकते हैं। अभी उसके पास कार्यकाल कम है, बहुत जल्द हम लोग एक हमारे भीमसेना के माध्यम से याचिका डालने के लिए तैयार है और अच्छी स्ट्रांग याचिका बनाना पड़ेगी। मैं 2 बात बता रहा हूँ, श्रीलंका के बनते अनागारी धम्मपाल कहाँ से? श्रीलंका से। बनते ससाई कहाँ से? जापान से। ये दोनों लोग बाहर के हैं। जब तक इंडिया का आदमी सामने नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में सबूत के साथ पक्के, पर इंडिया के लोग एक साथ रहते नहीं ना बनते जी। अभी देखिए ना, आकाश लामा का आंदोलन जो वहां पे चल रहा था उसमें कई सारे गुट गिर गए। ये किस लिए गुट गए? जब स्वार्थ आता है। और भंती जी के ऊपर में FIR भी की गई है, कितना शर्मनाक बात है। मैं बता रहा हूँ, ये जो सब ये स्वार्थ का गुटबाजी कब आती है? जिसके मन में स्वार्थ है, लालच है, लोभ है। इसलिए मैं बोल रहा ना कि माँ बोधि मार मुक्ति के लिए जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, उसके मन में बुद्ध गया का माँ बोधि विहार मुक्त करने के लिए संघर्ष है। मन से लड़ाई नहीं, नियुक्ति की लड़ाई चल रही है, नियुक्ति के पैसे के लिए, चंदा और धंधा। अभी मैं अपने आप को विड्रॉ करने वाला हूँ। ये 16 तारीख का कार्यक्रम होने के बाद लोगों को आह्वान करूंगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि आकाश लामा बैठना चाहिए, ससाई भत्ते जी बैठना चाहिए, बनते आनंद जी बैठना चाहिए, विनय चारा बैठना चाहिए, हर्षबुद्धि बैठना चाहिए और भिक्खु संघ के नेतृत्व में। नहीं, ऐसा कुछ करेंगे कि आप जैसे भीमसेना की तरफ से आप काम भी करते हैं तो कि भीमसेना ऐसा कुछ निर्णय लेंगे कि अभी लड़ाई जो है या गट तट में नहीं लड़ाई जाएंगी, सारे लोग एक जगह पर आके लड़ाई लड़ेंगी, तो ऐसा कुछ आप करेंगे क्या? प्रबुद्ध भारत का निर्माण है तो उसको आना चाहिए। प्रबुद्ध भारत का निर्माण बाबा साहब ने कहा, तो प्रबुद्ध भारत का विरोध करेंगे कि अगर वो आते हैं और प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए आते हैं तो हमको सब स्वागत है। करने के लिए तो आगे तो मैंने अभी लाल बुद्धा को बोला, आवाज इंडिया को भी बोलूंगा, आप जैसे चैनल को भी बोलूंगा कि आपका भी एक चैनल फेमस है और अच्छा काम करता है और लोगों की बात उठाता है, सच्चाई दिखाता है, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बार नागपुर में, ये मेरी अपनी मनीषा है, अगर नागपुर के बुद्ध आम्बेडकर राइट लोगों ने बनते ससाई जी को, बनते आनंद को, बनते प्रियपाल को, बनते आकाश लामा को बुलाकर एक डिबेट होना चाहिए। डिबेट में सच्चाई होनी चाहिए। ये डिबेट जब तक नहीं होगा तब तक लोगों के सामने सच्चाई नहीं जाएगी। हर्षबुद्धि बोल रहा तो उनको क्या लगेगा, अरे हर्षबुद्धि झूठ बोला। मैं तो आकाश लामा को, प्रज्ञा सिल को, बोध गया से जब से आंदोलन पर बैठे तब से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बैठो, मेरे साथ आओ, तो मेरे साथ चर्चा करो। आंदोलन चालू है उनका। वो तो मैंने पहले ही बोला चंदा और धंधा है। अभी विनय चारा अंदर गया था,
तो क्या आकाश लामा ने, प्रज्ञाशील भंते जी ने सोचा कि उसको बाहर निकालने के लिए हमने प्रयास किया जाए? जैसे ही अंदर गया वो महाराष्ट्र में सभा ले रहा था पैसे के लिए चंद्रबोधी पाटिल के साथ। तो मेरा ये मानना है वो भी लोग, उन लोग भी मेरे दूर थे। जब विनय चारा भंते जी को पता चला कि एक ही भंते हर्षबोधी बोधगया का है और आम जनता ने, वहां के लोकल लोगों ने बताया हर्षबोधी के पास जाओ तभी तुम जेल से रिहा हो सकते हो। जब वो मेरे पास आए और मैंने प्रैक्टिकल करके बताया, और आने के बाद वो नागपुर में स्वयं बोलेंगे कि हर्षबोधी ने क्या किया क्या नहीं। आपको भी पता है पुलिस वाले से लेकर तो प्रशासन के लेकर मैंने किया। एक भंते जी अंदर रहता है तो देश का भंते जी है ना। तो आकाश लामा को नहीं सोच में आए, वो चंद्र कीर्ति हो है, वो बोलता भाई गुरु, अरे मैं उसको बोलता तू सर्वेंट है, भिक्षु नहीं है। एक गुरु अगर आगे बढ़ता है, भिक्षु चिवरे लेके घूमते कौन, तो ड्यूटी छोड़ो ना, बोलना गवर्नमेंट ड्यूटी छोड़ो, समाज के लिए, वो समाज के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि ड्यूटियां करो, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। नहीं, ये गौतम बुद्ध ने थोड़ी कहा कि भाई ड्यूटी करो चिवर पहनो, आप अपने स्वार्थ के लिए पहन रहे, ये तो ड्यूटी करो या तो चिवर छोड़ दो, तो ये बोलेंगे। अब ये जो मामले हैं, ये सारी चीजें आ रही है, तो मैं ये चाहता हूं कि अभी वर्तमान में लोगों ने ये भिक्षु को भी जवाब पूछना चाहिए। अभी भिक्षु संघ में भी बहुत सारा प्रदूषण हुआ है और उपासकों में भी प्रदूषण हुआ है। नहीं, उपासकों का ठीक है, पर भिक्षु में नहीं होना चाहिए। भिक्षु तो समाज से आया ना, ऊपर में समाज का एक विश्वास रहता है, समाज में आना, समाज से आया ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो डिपेंड जब भी डिपेंड हुआ भिक्षु समाज पर तो बह गया है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने बोला कि भिक्षु संघ को क्रिश्चियन मिशनरी टाइप होनी चाहिए, उसका अपना पेमेंट होना चाहिए, उसका अपना उपयोग आना चाहिए। आज साला मुझे खाने के लिए कौन देगा इसकी चिंता है, कल टिकट कौन देगा उसके लिए चिंता है। ये चीवर तो पहने हुए है शांति के लिए, लेकिन आंतरिक सुख शांति नहीं है। और आंतरिक सुख शांति के लिए सारी सुविधा उनको देनी पड़ेगी। जब चिंतन होगा, जब मनन होगा और अच्छे विचार करेंगे। क्या लगता है महाबोधि महावीर मुक्त हो जाएगा? निश्चित रूप से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उसकी प्लानिंग है मेरे पास। अभी नई प्लानिंग बनाएंगे? नई प्लानिंग नहीं, पुरानी प्लानिंग है, और बाबा साहब की दी हुई संविधान में सारी तरतूद है, उसी प्लानिंग से जाना है। बाकी लोग मानेंगे? बाकी लोग माने या नहीं माने, मैं डुप्लीकेट बुद्धों की बात नहीं करता हूँ। मैं अभी माइनॉरिटी बुद्धिस्ट हूँ, तो मैं माइनॉरिटी की बात करता हूँ। और मैं बुद्धों का अभी रिप्रेजेंट करूंगा, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो। बाकी लोग आपके ऊपर में भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, आरएसएस का है बोलते हैं। आरएसएस का है बोलते हैं। अगर मिलना आरएसएस का है तो ठीक है, आप गवर्नमेंट संवैधानिक पद है, अगर मान के चलो जो लोग रखाते हैं आरएसएस का है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सहानुभूति बोलने दीजिए, मैं उसके बारे में नहीं बोलता हूँ। लेकिन महाबोधि महावीर के लिए जिस माध्यम से मुझे जाना पड़ेगा, मैं माननीय गडकरी साहब से मिलूंगा, देवेंद्र फडणवीस से मिलूंगा, हो सकता तो मोदी से मिलूंगा, राष्ट्रपति से मिलूंगा। संवैधानिक पद है ना, क्यों नहीं मिलूंगा? हाँ, तो मेन मुद्दा यह है। और भारतीय संवैधानिक बोधों के माध्यम से लड़ाई लड़ी जाएंगी। बाकी जितने भी हल्ला कर रहे बोध है, मैं अपने तान पर आऊंगा कुछ दिन में और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालूंगा बुद्धों की पृथक पहचान के लिए, और रिजल्ट आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये तो अभी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट से नहीं, तो क्योंकि सुलेखाताई ने जो याचिका डाली तो उनको कहना है कि तुम नीचे से अभी इधर आ जाओ, वो हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करना पड़ेगा, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में है। अगर ये नहीं होता ना तो ये सारी झंझट समाप्त हो जाती थी। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जिन के पिटीशन है, एक सुप्रीम कोर्ट में ससाई जी का ही पिटीशन हियरिंग पर है। अब 5 तारीख थी, अब तारीख दी। अरे तुम सच्चाई तो बताओ, बात ही नहीं हो रही कुछ। वकील साहब को आकाश लामा अपनी बोलता है, ये ससाई वाली टीम अलग बोलती है, ये विनय चारा वाली टीम अलग बोलती है। कोर्ट समय नहीं दे रहा ना, कोर्ट समय नहीं दे रहा। मुझे लगता है आप 29 को नहीं दिया, 5 को आप सुप्रीम कोर्ट में जाना है। बात ये है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्टेड वकील होते हैं, उस वकील जो होते हैं ना वो सिलेक्टेड होते हैं। अब क्या चल रहा है, ससाई भंते जी अपना क्या चला रहे हैं वो उनका जाने, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भारत के बौद्धों को जो संवैधानिक बौद्ध है उसको हम लोग गुमराह नहीं होने देंगे। और महाबोधि महावीर जो है उसकी लड़ाई कॉलर्स लोग, अच्छे भिक्षु और ये भिक्षु संघ के नेतृत्व में होना चाहिए। जब तक अभी भारत का भिक्षु संघ सामने नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, महाबोधि महावीर तो हो जाएगा,
फिर उसके बाद में उसको संभालने वाले कौन है, उसके लिए भी लड़ाई लग जाएगी। वही इसलिए बोल रहा ना कि संवैधानिक बोध, ये डुप्लीकेट बोध कैसे बैठेंगे? वो सरकार पूछेंगी आपका जाति प्रमाण पत्र, तो आप तो मार है, तो आप हिंदू में है, आप नव बौद्ध है, हिंदू में है, तो वैलिड बौद्धिस्ट कौन है? जो संवैधानिक बौद्ध है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धर्मांतर के बाद जिन्होंने बौद्ध लिखा है। वो तो महाराष्ट्र के सब बौद्ध, फिर महाराष्ट्र के वैलिड बौद्ध। हाँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा महाराष्ट्र। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, वो धर्मांतर वैलिड है, आपने सही प्रश्न किया, वही है। और आर्टिकल 25 अनुच्छेद 2 को हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपनी पृथक पहचान बौद्धों की कर लेंगे। अगर ये लोग नहीं मानते, ये नहीं सुधरते, ये देखो सिलीगुड़ी वाले नहीं है क्या बुद्ध? ये ट्रेडिशनल अपने आप को कहते, लेकिन बाबा साहब के धर्मांतर को नहीं मानते ना। अच्छा, नहीं मानते। एक बात बताओ, इस देश में ब्राह्मणवाद किसको डरता है? अम्बेडकरवाद को। तो लामा को डरेगा, ये रिफुजी लोगों को डरेगा, ये शरणार्थी लोगों को डरेगा। अम्बेडकरवाद डरता है तो अम्बेडकर ब्राह्मण जो डरता है, ये जो मनुवाद डरता है, तो अम्बेडकरवादी बौद्धों को। और अम्बेडकरवादी बौद्ध बाबा साहब ने बना दिया 14 अक्टूबर 1956 को। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, और प्रबुद्ध भारत के लिए भिक्षु की संख्या जरूरी है। अब तो हम लोग सोच रहे 70 साल में और पार्टियां ने राजनीति किया, अभी एक बार हम सोच रहे कि भिक्षु हमारी विधानसभा में जाना चाहिए, लोकसभा में भिक्षु जाना चाहिए, हर जगह भिक्षु आना चाहिए। अगर भिक्षु, इस देश का भिक्षु सामने आता है तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में चर्चा जाएगी कि यार अभी भारत का भिक्षु संघ जाग गया है। अभी मैंने जैसे ही कुछ भीमसेना के माध्यम से बाहर देश किया, तो उन्होंने धन्यवाद किया। अभी संघ नायक आ रहा है श्रीलंका का, बोले बंटी जी आपने शुरू करना चाहिए था ये संघ। तो काम अभी तक के कर देना था भिक्षु संघ ने, 70 साल हो गए अभी धम्म दीक्षा को लेकर। भिक्षु संघ ने इसलिए नहीं किया, कुछ भिक्षु जो है अभी विहारों में बैठ के अपना उपजीविका चला रहे, वो शांत नहीं है, वो भी संतुष्ट नहीं है, और समाज का डर है। अब समाज को डरेंगे तो काम नहीं होगा। मेरे जैसा आदमी बदनामी करते तो करने दीजिए, काम तो सामाजिक करना है, काम तुम्हारा चलते रहेगा, धम्म का काम ही कर रहे हैं ना। ये देखो, आप अगर अपनी जिंदगी जीने के लिए भिक्षु बने हैं, बुद्ध का सामाजिक संदेश जनमानस के बीच में नहीं जा रहा है, तो क्या मतलब चिवर पहनने का? सवाल ही। हाँ, मेरा ये मानना है, बुद्ध का सामाजिक संदेश, बाबा साहब का सामाजिक संदेश जनमानस के बीच में जाने के लिए, तो अगर इसीलिए भिक्षु संघ है ना कि बुद्ध ने निर्माण किया है, पार्लियामेंट में जाना चाहिए। मैं खुलेआम बोलता हूँ, बीजेपी का आभार मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने योगी को सीएम बनाया, उमा भारती को सीएम बनाया, प्रज्ञा ठाकुर 125 आदमी का बांध फोट करने वाली, उसको सांसद बनाया। निर्दोष हो गए, अभी बोल नहीं सकते, अभी निर्दोष हो गए, निर्दोष हो गए, चलो ठीक है, लेकिन हुआ था कि नहीं, जेल में गई थी कि नहीं, तो ये उसको बना सकते हैं। तो हमारे देश के लोग क्यों नहीं सोच रहे भिक्षु के प्रति? तो बुद्ध का देश है, तो बुद्ध का देश है, सम्राट अशोक का देश है, भिक्षु अगर वहां जाएंगे तो हक की बात करेंगे। उसको कौन से बीवी बच्चे है? तो अगर ये बीवी बच्चे वाले लोग जाएंगे तो चोरी करेंगे। यही सपना लेके भीमसेना आपकी चल रही है कि प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। और भीमसेना के सिवा पर्याय नहीं है, सबको आना पड़ेगा। और भीमसेना एक अच्छा काम, प्रबुद्ध भारत अभी तो हमने शुरुआत की। अभी हमारे बनते ज्ञानवंश बुद्ध गया से आए हैं, वो जिला अध्यक्ष है, पूरे देश में श्रीलंका के लोग बैठेंगे, थाईलैंड के लोग, सब लोग जुड़ेंगे, क्योंकि देश को चलाने के लिए संघ ही चाहिए, संघ राजा चाहिए। या संघ राजा नहीं है, थाईलैंड में संघ राजा है, बर्मा में संघ राजा है, श्रीलंका में संघ राजा, भारत में क्या संघ राजा है? भिक्षु को तो गिनते ही नहीं। हाँ, भिक्षु को तो ऐसा समझ रहे कि हम जो बोले तो बैठो, उठो तो उठो। अब हम नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी हमने बोला है, जो 16 तारीख का कार्यक्रम हुआ तो उनके आयोजक को भी बोला है मैंने, एक बनते होने के नाते, देखो खड़गे साहब को बुलाओ, आठवले साहब को बुलाओ, मंत्री को बुलाओ, मेरा कोई विरोध नहीं है, स्वागत है, लेकिन भिक्षु के तेज पर मैं बैठने नहीं दूंगा। मंच पर केवल भिक्षु ही रहेंगे। अभी तक के जो हुआ है वो अभी हम नहीं होने देंगे। 16 तारीख को यहाँ पर बड़ी सभा भी ली गई है, हो रही है, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। तो निश्चित रूप से जो महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई है, तमाम देश के भिक्षु संघ हो या राजनीतिक लोगों हो या सामाजिक संगठन हो, सभी लोगों ने एक मंच पर आके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, तभी जाकर जो है ये महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। नहीं तो अभी तक के जो लड़ाई गुट गुट में जो बढ़ गई है, ऐसी अगर यदि लड़ाई आगे भी चलती रही तो बोलिए बंदी जी। मैं ये चाहता हूँ सभी आंदोलनकारियों को, जितने भी बौद्ध विहार के महाबोधि विहार मुक्त चाहते हैं,
उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने गिरेबान को देखो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को पवित्र करो, अपना स्वार्थ, अपना लालच, अपना ईगो हटाकर माँ बोधि महावीर मुक्ति के लिए आगे आओ। ये ऐसा मेरा आह्वान है। बिल्कुल बिल्कुल, भंते जी ने भी वही आह्वान किया है। मैं WH न्यूज के ओर से भी वही आह्वान करूंगा कि सभी लोगों ने अपने मन भेद मतभेद जो भूलकर जो है केवल एक ही अपने मन में ठान लेना चाहिए कि हमें महाबोधि महाविहार मुक्त करना चाहिए, मुक्त करना है। इसीलिए सभी ने आपके मन भेद छोड़ के जो है एक मंच पर आना चाहिए और इस लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। तभी जो है ये महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। सड़क की लड़ाई लड़ना है, कानूनी लड़ाई भी लड़ना है, तो सभी को जो है एक जगह पर आके इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। बंदी जी आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया WH न्यूज को आपने बिल्कुल आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत अभिनंदन, क्योंकि WH न्यूज समाज का काम करते हैं, समाज के लिए प्रेरणा देती है और बहुत अच्छी तरह से समाज के प्रति काम करना चाहते हैं। तो मैं भी आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि WH न्यूज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और आर्थिक मदद भी देना शुरू करो, क्योंकि ये जो चैनल है हमारे बहुजन चैनल मीडिया आपके सहयोग से ही चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो दोस्तों यह थे भदंत हर्षबोधि महास्थविर, जो कि कई सालों से धम्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। अभी वो तो भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं, प्रवक्ता बने हैं और अभी प्रबुद्ध भारत के लिए वो काम करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। और खास करके अभी जो महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई है और एक अलग तरीके से वो उसको मजबूत करने के लिए भी उनका दौरा चालू है। 16 तारीख को जो है नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में जो है भंते विनाचार्य की एक जनसभा है, वहाँ पर भी आप निश्चित रूप से आइए। और एक महाराष्ट्र में धम्मध्वज यात्रा भी निकालेंगी, उस यात्रा में अभी आप शामिल हुए। और निश्चित रूप से महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए देश के तमाम बौद्ध ने, राजनीतिक लोगों ने, जो सामाजिक संगठन और भिक्षु संघ ने एक आने का भी आह्वान हम इस माध्यम से करते हैं। देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।